कल के टेस्ट के लिए ज्यादा पढ़ना है ना बाकी सबको, इसीलिए है ना। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फिनाइल। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन फिनाइल और रिंग हो गया, सेम होगा। ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। 3 हाइड्रोजन है तो तीनों क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ किसी भी हाइड्रोजन से हटाओगे तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऐसा नेगेटिव चार्ज आएगा ना, इधर पे एक बार H+ आएगा, इन दोनों में क्या आएगा, पाई बॉन्ड। एक बार इधर H+ आएगा, एक बार इधर H, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही बनेगा। कितने बार H+, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 ही बनेंगे, क्यों, अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 ही है। तो देखो इसके पहले वाले केस में भी क्या हो रहा था कि जैसे ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन करा रहे थे, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। अभी भी क्या हो रहा है, जब हम कॉन्जुगेशन करा रहे हैं तो इस रिंग में क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो जब जिसके इफेक्ट की वजह से रिंग में क्या क्रिएट हो, रिंग या फिर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो। नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, रिंग में क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या क्रिएट हो रहा था, नेगेटिव। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो नेगेटिव क्रिएट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो जिसकी वजह से, जिस इफेक्ट की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर रिंग में क्या क्रिएट हो, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो। नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस H इफेक्ट। तो ये वाला लिखोगे, वहां तक लिख चुके थे। प्लस H के नहीं, माइनस H होता है ना, माइनस H की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक है, ये वाला लिखोगे अभी, प्लस H इफेक्ट ऑन रिंग या फिर फिनाइल। बना लेना तीनों। कहाँ हो गया, गर्मी क्यों लग रही है, रिमोट कहाँ गया, इसको इधर ले करो, करो इधर। इधर कर दो, इधर। हो गया, क्या बोल रहे हो, क्या क्या डाउट हो रहा है। हाँ, बना तो एक, नहीं नहीं, हर एक के वैसे अगर H+ के रेस्पेक्ट में करोगे तो फिर तो 9 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और कितने स्ट्रक्चर वो लिखाऊंगी ना, अभी तुम इतना ही बनाओ पहले।
तीन बना लो ना, पहले तीन बन गए ना, ठीक है, तीन और बनाओ ना। इस H प्लस के साथ फिर तीन बनेगा, फिर इस H प्लस के बाद भी क्या बनेगा, फिर तीन बनेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अभी मैं लिखाऊंगी ना वो, अभी तीन बनाओ, बस ये बोल रही हूँ। आप ना इस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया ना उसमें एकदम देखो ये H प्लस है, अभी भी H प्लस है, एक बार नेगेटिव इधर आया, एक बार नेगेटिव इधर आया, इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, ऐसा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर पे H प्लस आएगा। अब नेगेटिव किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये तीन बने स्ट्रक्चर, सबने बना लिया तीन स्ट्रक्चर। अब एक काम करोगे कि इसको एज इट इज रखो, इस वाले H को, इसको करो, इस वाले H प्लस को करो, इसके साथ H प्लस करोगे तो फिर से तीन नहीं बनेगा, फिर इसके साथ H प्लस करोगे फिर से तीन नहीं बनेगा, बनेगा। कितने स्ट्रक्चर होंगे, 9। यहां पर बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, क्वेश्चन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको मान लेते हैं N। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू N। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ये फॉर्मूला होता है रिंग के लिए। अल्फा हाइड्रोजन को N मानना है तो हाइपर, उसमें क्या होता था, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते थे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होता था। यहां पर क्या करोगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसको हाइपर कॉन्जुगेटिंग के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इंटू 3 करना है, क्योंकि हर एक के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं बना के बता देती, क्या की जगह पे 3 हो जाएगा। अगर कोई और रिंग होगा, कैसे रिंग, ये तो बेंजीन नहीं पॉसिबल है, बस कॉन्जुगेशन भी तो होना चाहिए ना। तो अल्फा हाइड्रोजन रखना है बस तुमको, उतने ही बनेंगे। मान लो कि हाँ वैलिड होगा, बस इसमें तुमको अल्फा हाइड्रोजन पुट करना है, N इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन। आगे करें, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ है वो कहां कहां पर एक्ट कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहीं पर मेटा पे नहीं आ रहा है, तो मेटा पे फिर से ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे मीजोमेरिक क्या होता था, मीजोमेरिक मेटा पे एब्सेंट होता था ना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेटा पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। एक्ट कहां पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे, और ऑर्थो एंड पैरा पे इक्वल स्ट्रेंथ से एक्ट करेगा, है ना, इक्वल स्ट्रेंथ से एक्ट करेगा, मतलब कि डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता इंडक्टिव की तरह। तो लिखोगे प्लस H इफेक्ट also works with equal strength, plus H effect also works with equal strength at both ortho and para position, at both ortho and para position। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल नहीं है, कैनोनिकल तो रेजोनेटिंग का बनता है, ये रेजोनेटिंग नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म तो रेजोनेटिंग को बोलोगे, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग किसके लिए बोल रहे हो सकता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, ये वाले 3 बोल रहे हो। हाँ ये 3 स्ट्रक्चर अपने आप में कॉन्जुगेटिंग मतलब रेजोनेटिंग है, पर पूरे 9 स्ट्रक्चर को कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे ना, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, मैं ये बोल रही हूँ।
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तीन नो का तो कहानी ही नहीं होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लग रहा है तो वो तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा ही नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा, रेजोनेटिंग क्यों पूछेगा? रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा ना, क्योंकि यहां पर तुम कहीं पर पाई सिग्मा पॉजिटिव का पूरे में करा रहे हो क्या? नहीं, ये तो नो बॉन्ड रेजोनेंस है। जब नो बॉन्ड रेजोनेंस है तो रेजोनेंस क्यों पूछेगा, है ना? इसमें तो बॉन्ड को अलग कर दे रहे हो ना, तो क्यों रेजोनेंस पूछेगा ये बताओ? पहले ही नाम के आगे नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो पूछेगा ही नहीं वो, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेटिंग पूछेगा। TDH बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? प्लस आई इफेक्ट लिखाई थी ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? ट्राइटियम के साथ, ड्यूटेरियम के साथ, कि हाइड्रोजन के साथ? क्यों? क्योंकि मास ज्यादा होता है, बॉन्ड वाइब्रेशन कम हो जाते हैं तो क्लोज आ जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? TDH। ठीक है, मतलब कार्बन ट्राइटियम के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ड्यूटेरियम के साथ उससे वीक, सबसे कम वीक कौन सा बनाता है? हाइड्रोजन के साथ। अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? TDH, है ना? इसका रीजन मैं समझा चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड वीक है हमारे लिए, किसको तोड़ना आसान है? सब केस में क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन को H प्लस को अलग कर दे रहे हैं ना। कौन सा इजी होगा? ट्राइटियम इजी होगा, ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, क्योंकि वो इजिली टूट जाएगा, इसलिए प्लस H पावर H के साथ ज्यादा होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन के साथ ज्यादा अच्छे से होगा, फिर ड्यूटेरियम के साथ, और सबसे कम ट्राइटियम के साथ, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लिखोगे इसको? तो अभी कराई नहीं, आज ही तो कराऊंगी, बोली तो अभी क्लास में कराऊंगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन हाइपर कॉन्जुगेशन पे ही बेस्ड है वो। अनसेचुरेट जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसको ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होता है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। वही 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 हो गया। लिखोगे? ये बना लिया, ये लिख लिया, लिखो आगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। Hyperconjugation is delocalization of sigma bond. Delocalization of sigma bond. It increases stability. It increases stability. हो गया? एल्कीन की, हाँ, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होता है? पॉजिटिव H इफेक्ट। अगर एल्कीन में हम क्या देखते हैं बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सेम एल्कीन भी और फिनाइल भी, क्योंकि फिनाइल के केस में भी क्या हो रहा है? अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा दोगे तो उतना ज्यादा डिफरेंट क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी। इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन directly proportional to plus H effect, directly proportional to अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है, इसी को बोली थी, किसको बोल रहे हो? स्टार्टिंग से बोलो, यही बोली थी स्टार्टिंग से कि अगर एल्कीन है
यही तो बोली थी, अगर एल्कीन है तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। फिनाइल के केस में बनेगा ना, जितना अल्फा हाइड्रोजन करोगे इंटू इंटू 3 टाइम्स क्या बन जाएगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसके अलावा भी कुछ बोली थी। अच्छा, इसी को बोलना है। अरे यार, मेहनत करा दिया 2 मिनट का। देखो, सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज delocalization of sigma bond, hyperconjugation is delocalization of sigma bond, it increases stability, it increases stability। हो गया। अगला ये वाला लाइन लिख लिए। इस 4 मिनट का मेहनत करा है पूरा। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ, इसमें तो वही है जो, वही बोली जो लिखा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। अब सीक्वेंस क्या लगाते हैं, ये भी लिखा है ना। सबसे पहले क्या लगाओगे, रेजोनेंस, फिर क्या लगाओगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या लगाओगे, इंडक्टिव। स्टेबिलिटी बताओ अब इसकी। डीबी क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ये वाला 3। पूरी हरकतें तुम्हारी स्कूल वाले बच्चों जैसी है। जैसे ही ऐसे करो तुरंत पता नहीं कहां से बात निकल आता है। बेसिक स्ट्रेंथ या कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्लस प्लस वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस वाले के सेम। एसिडिक स्ट्रेंथ है नेगेटिव चार्ज का, माइनस के डायरेक्टली और प्लस के इनवर्सली। अब करो क्वेश्चन, इसको भी लिखोगे। इसी चीज को कितनी बार लिखा चुकी हूँ। वाह, ऐसे हर जगह पे अप्लाई किया करो। नहीं लिखे थे। इसमें भी देखना है, पता नहीं क्या देखना है इसमें।
बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलो, टाइम नहीं लगाओ इस पे, थर्ड पे क्या ही टाइम लगाना। बोलो क्या लग रहा है इस पे, कौन कौन सा इफेक्ट लगाओगे? प्लस एच लगेगा और प्लस आई लगेगा। यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस आई। यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस एच और प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, क्या होना चाहिए? प्लस प्लस वाला होना चाहिए। यहाँ पर भी प्लस एच लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एच लग रहा है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से लग रहा है, तो इससे तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई कम लग रहा है, इसलिए क्या होगा? ए। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ए। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा? सी। उसके बाद कौन सा होगा? बी। हो गया? क्वेश्चन लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नहीं भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है, क्वेश्चन है। है कहा गया? छोटा क्यों नहीं हो रहा ये? कार्बन की वैलेंसी कहीं पे हत्या कर दी गई? किसमें हत्या कर दी गई? किसमें की हूँ? ई वाले में की हूँ? कहाँ पे? सेकंड वाला, लास्ट सेकंड वाला। अच्छा, और फिर बॉन्ड लाइन बना के फिर मैं बोलूंगी तुम लोग बेटा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, और सबको समझ आ जाएगा। वाह, ये फैक्ट थोड़ी रियलिटी से रूबरू रहो तुम लोग भी। फिर उसमें मैं समझाने में 5 लाइन और एक्स्ट्रा बोल के टाइम भी लगाऊं और मेहनत भी करूं। ये लो दे रही हूँ बॉन्ड लाइन के, खुश रहो तुम लोग भी। चलो क्वेश्चंस करके आना। हाँ करो। नहीं,
लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, फिर से लिखो, टॉपिक लिखो एक, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है? कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड। कॉन्जुगेटेड किसको बोलते हैं? जैसे ये पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, ये कौन सा होगा? कॉन्जुगेटेड होगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि रैंडम कहीं पर भी आ जाना पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ पे आया है, फिर दो सिंगल सिंगल आ गया, फिर पाई आ गया, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर अचानक पाई आ गया। ये रैंडम किसी भी जगह पे आएगा, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि लगातार आना, जैसे सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी, फिर डबल बॉन्ड, सी, ऐसा लगातार आता है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड। सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है? कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर कम्युलेटेड। अगर मान लो कि दो क्वेश्चन में दो ऐसे हो गए जिसमें कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड है, तो क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर सेम हो जाएगा तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। होमवर्क दे दूंगी इसके क्वेश्चन, नहीं दे दूंगी, मैं लिख के दूंगी क्वेश्चन, आज भेज दूंगी। अभी नहीं करेंगे, भेज दूंगी मैं लिख के क्वेश्चन। क्योंकि मुझे और भी तो क्वेश्चंस देने हैं ना स्टेबिलिटी के, उसके साथ ही ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन दे दूंगी। तो पीडीएफ को बनाना पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग? कहाँ गया हमारा नोट्स? अगला लिखो, प्लस एच इफेक्ट ऑन कार्बोकेटायन। शांत रहो। प्लस एच इफेक्ट ऑन कार्बोकेटायन, प्लस एच इफेक्ट ऑन कार्बोकेटायन। सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है। ये CH3 है, ये CH2 कार्बोकेटायन है। क्या करेगा? यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड इधर आएगा, जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड इधर आया, H+1 के अलग हो गया, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। तीन स्ट्रक्चर बनेंगे ना इसमें, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ। तो कितने हो? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा? मतलब इस सिस्टम पे देखो, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है ना। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब इस पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक तरीके से वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया है। इसलिए कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एच इफेक्ट होगा। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनाओगे तुम? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे, किसका ओवरलैप पढ़ोगे बेटा? इसका कौन सा ओवरलैप हो रहा है? सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका कौन सा ओवरलैप होगा? वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तभी तो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पी ओवरलैप। ओवरलैपिंग हमेशा किससे होता है? जो वैकेंट वाले से होता है ना, क्योंकि देखो
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। sp2 किसकी वजह से है? 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp2 है ना, 2 हाइड्रोजन और वन बॉन्ड। तो ओवरऑल इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। एक पी खाली था, उसी के साथ क्या कर लिया है वो? ओवरलैप किया और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर पी खाली नहीं होता तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। किसके साथ ओवरलैप करता? उसके पास कुछ है ही नहीं ओवरलैप करने के लिए। तो ओवरलैपिंग के लिए वैकेंट होना जरूरी है, कोई पी ऑर्बिटल अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे प्लस एच इफेक्ट ऑन फ्री रेडिकल। सेम होगा, देखो CH3 है, एज इट इज है बेटा। CH3 है, इसके पास क्या है? रेडिकल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 है ना, है ना। इसका कौन सा है? sp2। मतलब ये जो फ्री रेडिकल है वो कहां प्रेजेंट होगा? प्योर पी में प्रेजेंट होगा ना। सबसे पहले जब मैं वो करा रही थी रिएक्शन इंटरमीडिएट तब कराया था, ये जो फ्री वाला जो बचा है वो कहां पे प्रेजेंट है? प्योर पी में प्रेजेंट है। तो ये समझ सकते इनडायरेक्टली कि ये और ये दोनों कहां से ओवरलैप कर रहे होंगे? अपने प्योर पी से कर रहा होगा ना। ये अपने प्योर पी से क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। जब ये अपने प्योर पी से ओवरलैप कर रहा है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस हाइड्रोजन को तुम एक तरीके से क्या प्रोवाइड करोगे? रेडिकल प्रोवाइड करोगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईली अनस्टेबल। ऐसा होता नहीं कि अपना सिग्मा बॉन्ड दे दे और ये इसको रेडिकल दे दे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एक्ट करता है किसमें? फ्री रेडिकल पे। इसने अपना सिग्मा बॉन्ड दिया, इसका सिग्मा और इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना। यहां पर भी क्या हो रहा है? सिग्मा पी, इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो इधर आया, ठीक है, और ये अपना क्या किया? पी ऑर्बिटल। तो इसका सिग्मा बॉन्ड और इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप किया, क्या बन गया? पाई बॉन्ड। जब कॉन्जुगेशन करते हैं तो क्या करते हो? इसका रेडिकल को कहां दोगे? इस हाइड्रोजन को दोगे ना, जिस हाइड्रोजन ने दिया है। वैसे ही करते हैं। तो एक रेडिकल यहां पे आएगा इस वाले हाइड्रोजन पे, इसके साथ करोगे तो एक रेडिकल यहां पे आएगा, इसके साथ करोगे तो एक रेडिकल यहां पे आएगा। हाईली अनस्टेबल इसलिए बोला है क्योंकि कोई भी चीज ऐसा एग्जिस्ट नहीं दिखेगा तुमको एनवायरमेंट में। फ्री फॉर्म पे कोई चीज एग्जिस्ट करता है क्या? एक्सेप्ट इनर्ट गैस, नहीं करता है ना। अगर सिर्फ इनर्ट गैस ऐसा होता है जो अकेला एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब। उसके अलावा कोई भी स्पीसीज होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में। ठीक है, इसलिए ये जो बन रहा है ना, ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन फिर भी इसमें हम कैसा मान के चलते हैं? क्योंकि ओवरलैपिंग प्रॉपर हो रहा है, ओवरलैपिंग प्रॉपर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बनाओ, इसके भी कितने स्ट्रक्चर बनाओगे? है तो यही स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम तो इसको, ये वाला जो है वो तो हाईली अनस्टेबल। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं? जो हमारा ये बना है ना, ये अलग हो चुका है। अब तुम स्टेबिलिटी किसके फॉर्म पे देखोगे इसको? क्योंकि उसमें बॉन्ड ही नहीं है। जब बॉन्ड ही नहीं है तो कैसे चेक करोगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस है ना, हटा दियो तो स्टेबिलिटी किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? इसके रेस्पेक्ट में देखोगे। बस ये जो अलग बन रहा है वो अनस्टेबल है। तो वही है, क्या स्टेबिलिटी होगी? जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ही क्या बनेंगे तुम्हारे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? मर्क्यूरी फ्री फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, बट वो लिक्विड में रहता है, सॉलिड में नहीं रहता है। इसलिए लिखा हुआ है देखो, प्लस एच इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रेडिकल। रेडिकल की स्टेबिलिटी इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म पे नहीं देते हैं। रेडिकल की जब भी स्टेबिलिटी बताओगे किसके टर्म पे दोगे? उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन उतना नहीं लगता। हम मानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, बट इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं माना जाएगा उसको।
नेक्स्ट लिखोगे प्लस एच इफेक्ट, इसमें ओवरलैपिंग लिखा बेटा, किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है ये लिखे हो, सिग्मा पी ओवरलैप। नेक्स्ट लिखोगे प्लस एच इफेक्ट ऑन कार्बन आयन, प्लस एच इफेक्ट ऑन कार्बन आयन। बोलो कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 है ना, कॉन्जुगेशन में sp2 होता है, पर यहां पर कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3, इसके पास कुछ वैकेंट p है जिसके साथ ओवरलैप करे, नहीं है। जब इसमें ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं होगा। इस रीजन की वजह से क्वेश्चन आता है, इस रीजन की वजह से कार्बन आयन में क्या नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। कार्बोकैटायन में हुआ, एल्कीन में हुआ, फिनाइल के रिंग में हुआ, ठीक है, और किस में हुआ, कार्बन फ्री रेडिकल में हुआ। कार्बन आयन में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास में कोई p ऑर्बिटल नहीं होता जिसमें वो ओवरलैप कर सके। तो लिखोगे नो एच इफेक्ट ऑन कार्बन आयन। जब भी कार्बन आयन आएगा सिंपली तुमको हमेशा क्या लगाना है, खाली इंडक्टिव लगाना है। नहीं अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि पता है, क्योंकि जैसे यहां पर इधर से लेकर के आ रहे हो ना सिग्मा बॉन्ड, उसमें रिवर्स जाता है बॉन्ड। हाँ नीचे ही माइनस एच लिखा। नेक्स्ट लिखोगे माइनस एच रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। उस वाले में हम क्या चेक करते थे, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या चेक करोगे, अल्फा हेलोजन। माइनस एच में क्या चेक करोगे, अल्फा हेलोजन। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि माइनस एच सिर्फ एक ही कंपाउंड करता है, CCl3। ठीक है, इसको अटैच कर दोगे यहाँ पे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हम यहाँ पे पहला ट्राई किस पे करेंगे, एल्कीन पे करा के देखेंगे, है ना। एल्कीन पे कराया, क्या मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर पे जाता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये क्लोरीन का बॉन्ड इधर पे हटेगा, है ना, तो इधर का बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट कराओगे, इधर शिफ्ट कराओगे। जब इधर का बॉन्ड शिफ्ट कराया तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पाई बॉन्ड, और क्लोरीन क्या लेकर के निकलेगा, नेगेटिव चार्ज लेकर के निकला ना। तो इस क्लोरीन की वजह से इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस एच। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है वो प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा वो माइनस एच। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, इसमें भी सेम है ना। जितना अल्फा एक्स होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एक्स। अल्फा एक्स तो उसी को बोलोगे ना, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला है, तो अल्फा हेलोजन तो यही होगा जो अल्फा कार्बन से अटैच होगा। कितने स्ट्रक्चर बनेगा, 3 बनेगा। क्योंकि वो सिर्फ CCl3 के साथ करता है। क्यों मैम, है ना, क्यों मैम, क्योंकि इसमें ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो कंसिडरेबल होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत स्मॉल साइज का होता है, प्रॉपर माइनस एच नहीं दे पाता। एक तो स्मॉल साइज, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कार्बन के कंपैरेटिवली। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कार्बन और फ्लोरीन के साथ में वो देता नहीं है। क्लोरीन ऐसा है कि लार्ज साइज का भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कंसिडरेबल है। इस रीजन की वजह से हम किसको लेते हैं, ब्रोमीन आयोडीन का साइज इतना, बेटा ओवरलैपिंग भी तो होना चाहिए ना। अगर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बने, किसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानोगे, कार्बन 2p है, फिर से वही बात, ब्रोमीन आयोडीन क्या हो जाएगा, 3p 4p हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम लार्ज साइज का हो जाता है।
फ्लोरीन 2p2p अच्छा देता है, बट ड्यू टू बहुत लार्ज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से सबसे जो अच्छा माइनस एच देता है वो CCl3 देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर और साइज फैक्टर। बना लिया, 3 बनाया इस पे। सेम रिंग में बनाओगे बेटा, किस पे? पहले वाले में 3 बनेगा, पहले वाले में 3 बनेगा। रिंग में कितना बनाओगे बताओ? हाँ 9 बनेगा ना रिंग में भी, सेम वही है जो प्लस एच में करते थे ना, सेम माइनस एच में। डिफरेंस क्या है? इस पे क्या लगा दोगे तुम? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्लोरीन जो हटेगा उस पे क्या लगाओगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, अल्फा एक्स जो भी होगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे? 3 इंटू एन, मान लो अल्फा एक्स को मैंने एन माना है, सेम फॉर्मूला होगा। कितने बनेंगे स्ट्रक्चर इस पे? 9 बनेंगे। इसमें यहां पर भी क्यों इसको माइनस एच लिया है? क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। ये माइनस एच भी कहां एक्ट करता है? ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहा है। मेटा पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि माइनस एच जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही एक्ट कर रहा है, मेटा पे एक्ट नहीं कर रहा है। देखो तुम पूछ रहे थे ना, उसका आंसर है माइनस एच। किस में लोगे? कार्बन आयन में लोगे। कार्बन आयन है, CCl3 ले लिया, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। होगा क्या? ओवरलैपिंग ही कहां से होगा भाई? इस बॉन्ड को जब हटाओगे तो यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड बनना चाहिए ना, है ना? इसका तो पी खाली ही नहीं है, समझ आ रहा है? उसका जस्ट वैसा ही है, सेम, कोई चेंज है क्या? नहीं। ओवरलैपिंग के लिए तो पी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था तुम्हारा? इसके पहले वाले केस में ओवरलैपिंग के लिए तो पी था ना अपने पास में, है ना? इसके ओवरलैपिंग के लिए पी नहीं है, इसलिए क्या होगा? कोई माइनस एच इस पे काम नहीं कर रहा है, नो माइनस एच। लेकिन अगर हम कार्बन आयन को किस में ले लें? कॉन्जुगेटेड में ले ले। देखो यहाँ पे दिख रहा है पाई सिग्मा नेगेटिव। जब कॉन्जुगेटेड में होता है तो ये नेगेटिव चार्ज कौन से स्टेट में है? फ्री स्टेट में है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगा? 1 2 3 sp2 है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज अभी कहां प्रेजेंट है? प्योर पी में प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? अगर प्योर पी में प्रेजेंट है तो वह इस कार्बन के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, वही वाला नेगेटिव चार्ज। अगर ओवरलैप करेगा तो आसानी से क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या होगा? क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड में है तो करेगा माइनस एच, बट अगर नॉर्मल है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड के केस में अगर कार्बन आयन कॉन्जुगेटेड है तो माइनस एच एक्ट, बट कॉन्जुगेटेड नहीं है तो माइनस एच कुछ काम नहीं करेगा, नो माइनस एच इफेक्ट। लिखोगे इसको, कहां से लिखना था? माइनस एच ऑन कार्बन आयन। बेटा एक नॉर्मल क्वेश्चन करा रही हूं,
बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो होमवर्क में मिलेगा, और जो इसमें एक्सेप्शनल या कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी लग रहा है वो हम क्लास में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऊपर मतलब कौन सा ऊपर? ये इधर ऊपर। हाँ हाँ, क्या? वो तो पिछले पेज में। और लग कैसे कर, पी खाली है ना इसके पास? नहीं खाली, खाली नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन पूछो, मुझे क्या पता तुम्हारा क्या डाउट है। अच्छा, तुम बोले अभी डाउट है, तो मैं तुम्हारा डाउट अपने मन में क्रिएट कर रही थी कि शायद ये डाउट हो। हम्म, कर रही हूँ, रुक जाओ। क्या? कहाँ पे लिखना है? यही लिखोगे ना? ऊपर का लिख चुके हो? हो गया, लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक डालोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH। HOH का मतलब होता है कि जैसे ये हमारे पास में एल्कीन है, ठीक है, ये हमारे पास में एल्कीन है। इस एल्कीन में हमको क्या कराना है? हाइड्रोजनेशन कराना है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मल एल्कीन बन जाएगा। तो ये जो हीट रिलीज होता है जब हम किसी भी एल्कीन में या अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए? कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। मान लो 3 पाई बॉन्ड होगा, तो तीनों पाई बॉन्ड को हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इट इज हीट रिलीज। जब हम स्टैंडर्ड क्या मान के चलते हैं? हमारे पास कंपाउंड कैसा है? 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है।
अब 1 मोल को ऐसे डिफाइन नहीं करना है, जनरली इसके सामने कुछ नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, इसमें ऐसे 2 3 लिख के नहीं देगा तुमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 मोल कंपाउंड में अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या करना है, तुमको सैचुरेटेड करना है, हाइड्रोजन देना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाँ उतना लिखो फिर बता रही हूँ। हो गया। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सीन। करना क्या है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या दोगे उसको, H2 दोगे, तो यहाँ पर HH क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हमको गिवन है कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है, -29। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हमको मिला है, ये मैग्नीट्यूड कितना, -29 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड। ये कैसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड या क्यूमुलेटेड, कैसा दिख रहा है, आइसोलेटेड ना, पाई सिग्मा सिग्मा पाई है ना, लगातार नहीं है, नहीं कॉन्जुगेशन में, क्या बोलोगे इसको, आइसोलेटेड, ठीक है। अब इसको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक H2 प्रोवाइड करोगे तो ये टूटेगा, एक H2 प्रोवाइड करोगे तो ये टूटेगा, कितना देना पड़ेगा, 2H2 दोगे तभी तो कितना बढ़ेगा, एक बेंजीन का एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग बनेगा ना। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड में -29 देना पड़ रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड में कितना देना पड़ेगा, 2 × 29 ना, इतना ही देना पड़ेगा ना, 2 × 29 कितना हो जाएगा, -58। माइनस में क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि प्रोसेस हम क्या मान के चलोगे, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करता है ना, हीट रिलीज करता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, इसलिए हम जो ये इस मैग्नीट्यूड को किस में लेके चल रहे हैं, माइनस में लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस कौन सा रिलीज कर रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यहां तक समझ आया, अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड है ना ये, पाई सिग्मा पाई, कैसा दिख रहा है अपने को, कॉन्जुगेटेड। इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, क्या दोगे, 2H2 दोगे, क्या बन जाएगा पूरा, होना कितना चाहिए था, 58, 2 × 29 ना, अभी देखा था, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, 29 × 2 करोगे, कितना आंसर आना चाहिए, 58, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है, 58 आना चाहिए, बट एक्चुअली इसका आंसर कितना आता है, 55.56। जो एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जो कैलकुलेशन से आना चाहिए, और जो एक्चुअल है, इसका जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की तरफ जा रहा है ना, कॉन्जुगेटेड किधर जा रहा है, रेजोनेंस की तरफ। इसके पहले वाला कौन सा सिस्टम था, आइसोलेटेड था। अब देखो पहले 58 था, अब कितना हो गया है, 55.5, बढ़ा है कि कम हुआ है, हैं? है ना, है ना, क्या हो गया है तुम्हारा, जो डेल एच है वो क्या हो गया है तुम्हारा, बढ़ गया है। मतलब कि अब हमको हीट क्या करना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ रहा है, हीट कम रिलीज करेगा ना, ऐसे समझो बेटा। पहले कितना हीट रिलीज कर रहा था, -58, ये आइसोलेटेड के केस में -58 हीट रिलीज कर रहा था। अब कितना हीट रिलीज कर रहा है, -55.5, कम हीट रिलीज कर रहा है ना, ऐसा समझो, हीट क्या हो रहा है,
कम रिलीज हो रहा है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम क्या होगा, हीट रिलीज करेगा। ये समझ आया? जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड किसकी तरफ जा रहा है बेटा, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना। ज्यादा स्टेबल अभी पढ़ा है, अल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, देन क्यूमुलेटेड। जितना स्टेबल होगा उतना कम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंटल और जो एक्चुअल है उसी की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या आ रहा है तुम्हारा, डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो किधर की तरफ बढ़ रहा है, रेजोनेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल कितना था 58, एक्चुअली कितना है तुम्हारा 55.5, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कितने का डिफरेंस आ रहा है, -2.44। इसी को क्या बोलोगे, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड तुमको याद नहीं करना है कि 58 होता है कि 55.5 होता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है सब कुछ। अब देखो यहां पर भी निकलेगा कि नहीं, ये बेंजीन है पूरा का पूरा, कितना देना पड़ेगा तुमको, 3। एक्चुअली कितना हो, सॉरी एक्सपेरिमेंटली कितना होना चाहिए था, 3 इंटू 29 -87। अब देखो इसका और कम हो गया 51, क्योंकि ये सबसे हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल है तो बहुत कम अमाउंट में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। -51 मतलब कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। इसका भी तुमको क्या निकालना पड़ेगा, रेजोनेंस एनर्जी। 87 माइनस माइनस का प्लस 51, कितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, -36। बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जितना स्टेबल होगा उतना कम एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, उतना कम क्या लगेगा तुम्हारा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर रेजोनेंस एनर्जी का निकालने के लिए आएगा तो तुमको ये सारा कुछ गिवन होगा। और देखो बाकी क्वेश्चन का गिवन होगा, बेंजीन का तो तुमको याद करना पड़ेगा। 29 होता है एक पाई बॉन्ड के लिए, आइसोलेटेड के लिए कितना होता है, 2 इंटू 29, है ना। सिर्फ कॉन्जुगेटेड के लिए याद करना पड़ेगा, कॉन्जुगेटेड में 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना होता है 55.5 और 3 पाई बॉन्ड के लिए 51। बेंजीन का तुमको याद करना पड़ेगा, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा इसका, जो भी कॉन्जुगेटेड वाला आएगा वो तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो गिवन होगा। आ सकता है बेटा, पिछली बार के बाद से मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देती हूँ कि नीट वालों के लिए नहीं आएगा। पहले बोल देती थी कि हाँ उतनी जरूरत नहीं, बट पिछली बार लास्ट टाइम के बाद से मैं नहीं बोलती कि नहीं तुम मत पढ़ो। हो सकता है कि आ जाए, क्या ही पता। तो रेजोनेंस एनर्जी जैसे कि बेटा, रेजोनेंस एनर्जी क्यों बढ़ रहा है, जितना ज्यादा जिसमें रेजोनेंस होगा, जैसे इसमें -36 था, इसमें कितना था तुम्हारा -2.44। तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में क्यों होगा, क्योंकि वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ना। ठीक है, तो जितना सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, उसके माइनस को मत देखो, तुम मैग्नीट्यूड देखोगे ना तो 36 है और उसमें 2 है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा तुमको क्या लगेगा, रेजोनेंस एनर्जी लगेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी का सीधा सा मतलब है जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मान लो कि कोई 5 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है और कोई 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, किसमें ज्यादा रेजोनेंस है, 5 वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, तो उसमें भी रेजोनेंस एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब लिखो बेटा, ये समझ आया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगेगा ना। उतने बॉन्ड को क्या करोगे तुम, ब्रेक करोगे, उतना ज्यादा हीट रिलीज करेगा। 3 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा हीट रिलीज होगा, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में कम हीट रिलीज होगा। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टेबिलिटी में सीक्वेंस लिखाऊंगी ना अभी, पहले क्या चेक करोगे, सीक्वेंस पे लगाओगे ना। ये भी पहली बार पढ़ रहे हो, ये वाला बेंजीन वाला रेजोनेंस -29 -58 वाला। क्या करूं मैम, संघर्ष, मेरा संघर्ष।
हो सकता है क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, भूल तो सब जाते हो तुम लोग। वेरी ट्रू, इतना सच नहीं बोलना होता क्लास में। हो गया। यहाँ से लिखना। ये कॉन्जुगेटेड। वो स्पेलिंग खराब होगी मेरी थ्योरेटिकल की। सही है स्पेलिंग थ्योरेटिकल। अरे ठीक है भाई, तुम लोग गलत चीजों को मत देखा करो, सही इतनी सारी लिखी है उसको नहीं देखोगे। हाँ हाँ बेटा, थ्योरेटिकल स्पेलिंग तुम लोग सही करके लिखो। अब मुझे भी बता दो थ्योरेटिकल की स्पेलिंग क्या होगी। THEO फिर और एक ही तो गायब क्यों भाई, इतना शर्म तो मुझे नहीं आना चाहिए, एक ही गायब है। इसमें क्या गायब है। THERI। अरे क्या हुआ, क्या लिख दी हूँ। अरे रुको, THEO सही लिखी हूँ, RI फिर उसके बाद TI रहेगा। टिकल, हाँ सही बात है। आई थोड़ा हाइड हो गया था, बाकी सब सही है। उसको हाइट की कैटेगरी मिलोगी क्योंकि मैम लिखी है। पूछो और कोई स्पेलिंग गलत है। एक्चुअल जो बुक में लिखा होता है, एक्चुअल जो बुक में लिखा होता है। स्ट्रक्चर गलत है। नहीं वो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हो, स्ट्रक्चर रियल कैसे हो गया। थ्योरेटिकल हाँ।
हो गया? डिब्बा मेरे बना, उसको लिखो। हाँ, वो बेचारा दूसरे शब्दों में पीछा, तुम उसको और सवार के पूछ रहे हो। वही होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल ही होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि वो कैलकुलेशन लिखा हुआ है एक तरीके से, थ्रू कैलकुलेटेड। जब कैलकुलेट करते हैं वो theoretically करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में बड़ी कैलकुलेट करते हैं साथ में जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है ना, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये इसको ऐसे लिखो, ये कैलकुलेटेड है, ठीक है। और जब एक्चुअली उसको पाया गया, जब उसमें कुछ किया गया, तब ये एक्चुअली इतना है, ये कैलकुलेटेड है, तो इसको कैलकुलेटेड लिख लो। और ये एक्चुअल है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, वो पाए, वो बुक में लिखा हुआ, उसका मैग्नीट्यूड ही है। वो एक्सपेरिमेंट करके लिखा हुआ है किसी उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला ही नहीं है। तो हीट इसका ऐसा है कि जब जितना हीट अमाउंट में निकला ना, वो 55.5 निकला है। ठीक है भाई, तुम लोग खुश? हाथ लगाओ लगाओ सही। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, एक वैल्यू तुमको पता है, ये दिया हुआ होगा, ठीक है, तुमको एक्चुअली पता है इतना होता है, बस रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने आएगा। एक्सपेरिमेंटल मतलब कैलकुलेटेड, एक्चुअल मतलब जो निकाला गया है वही है, बस। तुमको रेजोनेंस एनर्जी निकालने आएगा, क्या फर्क पड़ता तुम एक चीज के पीछे। एक बात बोला तो वापस मैं इसलिए भी बोला। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है, शब्दों पे ज्यादा ध्यान है। लिखो इसको। अच्छा, तुम्हारे चक्कर में तो मैं ये लिखाना भूल गई। देखो इधर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा स्टेबिलिटी के। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट पे लिखोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये पहले लिखोगे, उसके बाद ये बाद में लिखोगे। स्टेबिलिटी क्यों देखोगे बेटा, सबसे पहले स्टेबिलिटी देखते हैं ना, किसकी देखोगे, कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, उसके बाद हाँ मैं बोल देती हूँ ना, HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिर लिखो HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पास में आज के लिए इतना काफी है तुम्हारा मैं आज रात भर सोचूंगी इस पे, कौन सा एक्सपेक्टेड होगा, कौन सा थियोरिटिकल होगा, कौन सा एक्सपेरिमेंटल होगा, कौन सा कैलकुलेटेड होगा, कौन सा एक्चुअल होगा। मैं रात भर सोचूंगी, उसके बाद फिर कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, ठीक है। नहीं, अभी मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन कौन सा कराऊं।
अच्छा क्वेश्चन है, जो जितना दिमाग दिमाग तुम एक्सपेरिमेंटल इस पे लगा रहे हो ना, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल, थोड़ा क्वेश्चन में भी लगा लो। क्या कभी रेफरेंस दिमाग लगाने की वजह से? लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें तुमको स्टेबिलिटी लिखना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताऊंगी, और इसमें HOH का ऑर्डर लिखना है। हम तो अपने आदत से मजबूर है ना, जो बोलेंगे उसके 2 सेकंड बाद तो आंसर चेंज करेंगे ही। ठीक है, बाकी सबको भी करने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। बन गया? क्या आंसर आ रहा है? आंसर और जितने भांति भांति के आंसर आते हैं सारे बोलो, जिनके जिनके जवाब। CBDA और सबके वही आ रहा है CBDA, इसके अलावा कुछ आंसर आ रहा है? हाँ सबका सेम ही आ रहा है, सुधर गया। सुधर गए, सबका गलत आ रहा है। अल्फा हाइड्रोजन बोलो। स्टेबिलिटी बताना है तो एल्कीन की बताना होगा ना, स्टेबिलिटी कितना अल्फा है इसमें, ये इसमें सबसे पीछे कौन सा आएगा? ए वाला आएगा, है ना, ये होगा AB, हाँ C और D, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? A आएगा, इतना समझ आया? अब देखो ऐसे बना के देखो, ये कार्बन है इधर पे, है ना, अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या हुआ होगा?
एक H+ बना होगा, ठीक है, 6 स्ट्रक्चर ऐसे बने होंगे ना इसके। अब अगर ये ऐसा बना होगा तो ये पाई बॉन्ड भी तो इधर नेगेटिव बनाया होगा, ठीक है। तो इसमें कितने डिग्री में आ रहा है, 2 डिग्री में आ रहा है। जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कितना डिग्री हुआ, ये भी 2 डिग्री हुआ। इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ। क्योंकि डिफरेंस नहीं होगा तो पूरा स्ट्रक्चर बना के भी तो देखोगे कि क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि तीनों में अब अल्फा हाइड्रोजन से तो बता नहीं सकते हैं, सिर्फ खाली CH3 का पोजीशन चेंज है, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला एनायन या 1 डिग्री वाला एनायन? डिग्री ऑफ एनायन लगाओगे ना, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला एनायन कम स्टेबल होगा। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डी, ठीक है। अब इन दोनों में करना है, अब इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है और अनायन भी सेम है, डिग्री ऑफ अनायन भी सेम है। अब क्या फैक्टर लगाओगे, इस पे देखो, ये ऐसा है स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है ना। इसमें CH3 दूर है, इसमें CH3 पास है, किसमें रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा, अगर रिपल्शन बोलोगे तो इसमें रिपल्शन ज्यादा है। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। जो दूर है वो कम रिपल्शन कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डी, तो कौन सा हो जाएगा उसके बाद, सी। उसके बाद कौन सा होगा, ये ऑर्डर आएगा। कौन सा लास्ट वाला, डी वाला। ये तो 1 डिग्री पे आ रहा है ना, एनायन यहाँ पे बनेगा, एक ही कार्बन से अटैच है ना, क्योंकि इधर से करो, अब इधर से करोगे तो इधर पे 1 डिग्री पे बनेगा। ये बोल सकते हो इसमें एक बार 1 डिग्री पे बनेगा और एक बार कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, किधर पे अल्फा हाइड्रोजन है, इधर पे और इधर पे है, तो हर बार मूवमेंट तो इधर ही जाएगा ना। इधर से कैसे करोगे तुम, ये तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हाँ इधर से कर सकते हो तुम, लेकिन इसमें भी हर बार 2 डिग्री पे आएगा। इधर से कर सकते हो, इसमें भी हर बार 2 डिग्री पे आएगा। इधर तो रिवर्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो इधर ही साइड पे है, तो 1 डिग्री ही बनेगा हमेशा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ABCD। सबका मुंह बन गया है बस मैम। कंसेप्ट बताता नहीं, इस क्लास में सीख के ही क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का ही आएगा, जिसमें इतने ही कंसेप्ट, जैसे एक क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन उठा के कराती हूँ क्लास में जिसमें 2-3 कंसेप्ट लग रहे हो। मैंने बोला नॉर्मल क्वेश्चन में होमवर्क में दे दूंगी, वो तो ऐसे भी कर लोगे जिसमें एक फैक्टर लग रहा होगा। नंबर क्या मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे कराओ जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करना, वो तो सब कर लोगे, तो होमवर्क में भी कर लोगे ना। ये समझाने वाली चीज है, इसमें कंसेप्ट लग रहा है। बस मैम बस करो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में मिल जाएगा। हाँ ये नहीं आ रहा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा तुम्हारे टेस्ट में, इसके पहले तक का आ रहा है, इसको बंद कर दूं क्या?